हेलो एवरीवन। सो ये प्लेलिस्ट में हम डिजाइन पैटर्न्स इन जावा के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपका डिजाइन पैटर्न्स के बारे में ही हम बात करेंगे। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली डिजाइन पैटर्न होता क्या है, कौन कौन से केसेस है जहां पे डिजाइन पैटर्न लगाने की जरूरत पड़ती है, या इनफैक्ट डिजाइन पैटर्न की जरूरत ही हमें क्यों पड़ रही है, ये सारी चीजें हम आज के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझेंगे। देखिए, वैसे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आपको समझने के लिए, बट अगर आपको रटना है देन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली डिजाइन पैटर्न की जरूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे कौन से डिजाइन पैटर्न लगने चाहिए, तो फिर आप राइट प्लेस पे हो। आपको पेशेंस से ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एज अ फ्रेशर हो या एज अ एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हर एक केस में डिजाइन पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली डिजाइन पैटर्न इन जावा के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डिजाइन पैटर्न इज रिक्वायर्ड। ठीक है। डिजाइन पैटर्न की जरूरत क्यों पड़ गई हमें। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंडस्ट्री के अंदर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि डिजाइन पैटर्न की जरूरत क्यों पड़ रही है, राइट। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि किसी भी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना। सबसे पहला स्टेप में आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हो। जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट मिल जाती है, आप करते क्या हो, सबसे पहले उसका एचएलडी डिजाइन करते हो। एचएलडी बोले तो हाई लेवल डिजाइन। इस एचएलडी में बेसिकली आप ये फाइंड आउट करते हो कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है उसके लिए कितने कंपोनेंट्स होंगे, कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज आप एचएलडी में डिफाइन करते हो, या इनफैक्ट जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो कितना ट्रैफिक सपोर्ट करेगा, कितने यूजर्स हमारे इस सिस्टम को यूज करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल उस सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एचएलडी डिजाइन करते हो, जिसमें आप बेसिकली हाई लेवल, बहुत ही हाई लेवल आप बात करते हो कि कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करेगा, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। जब आप हाई लेवल डिजाइन कर लेते हो, फिर आपका स्टेप आता है लो लेवल डिजाइन करने का, बोले तो एलएलडी डिजाइन करने का। एलएलडी आप करते क्या हो कि किसी जितने भी आप एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे अपने हाई लेवल डिजाइन में कंपोनेंट डिजाइन किए थे, उसमें से किसी एक कंपोनेंट का आप चाहो तो एलएलडी डिजाइन कर सकते हो। एलएलडी मतलब थोड़ा और डीप लेवल पे होता है। एलएलडी मतलब लो लेवल डिजाइन, मतलब इस कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए आपको कौन कौन सी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, क्या आप उस कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप डिजाइन पैटर्न्स यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपकी एलएलडी में आती है। ओवरऑल जो एलएलडी होता है उसका मेन एम ये होता है कि कोई भी कंपोनेंट को आप उसका ब्लूप्रिंट आप तैयार कर लो कि आपका जो ये कंपोनेंट है उसमें कौन कौन से क्लासेस होंगी, एक क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट का कैसे इंटरेक्शन होगा। ठीक है। तो ओवरऑल जब आप ये सारा चीज आप डिजाइन कर लेते हो विच इज कॉल्ड एलएलडी, देन फिर फाइनल आपका ऑप्शन आता है कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आता है। तो देखिए, जैसे अगर आपने एलएलडी डिजाइन कर दिया तो फिर आपको डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज एलएलडी में अपने डिफाइन कर रखी है कि मैं ये सारी क्लासेस बनाऊंगा, ये क्लास इस क्लास से इंटरेक्ट करेगा, वगैरह वगैरह, राइट। तो उसको आपको डायरेक्टली अब कोड में कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिकली आपका काफी ईजी हो जाएगा पार्ट। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, फिर एचएलडी डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद एलएलडी डिजाइन करते हैं, देन फिर डेवलपमेंट पे आते हैं। वंस डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आप अपने जो भी आपने डेवलपमेंट किया है उसको आप टेस्टिंग वगैरह करते हो, और टेस्टिंग करने के बाद फाइनली आप इसको रिलीज कर देते हो। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका साइकिल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड डिलीवर करने का किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। ठीक है। अब ये जो आपके मल्टीपल स्टेप्स हैं उसी के बेसिस पे अगर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो वहां पे भी जो आपके नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो बेसिकली इसी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए डिफाइन होते हैं। ठीक है। तो इस स्टेप्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो मेजरली आप जितने भी इंटरव्यूज आप देखोगे उसमें टोटल 3 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। पहला होता है आपका डीएसए राउंड, या कोडिंग राउंड जिसको आप बोल सकते हो। ये डीएसए एंड कोडिंग राउंड इसलिए होता है ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये पता कर पाए कि आप डेवलपमेंट में कैसे हो, क्या आप कोई कॉर्नर सिनेरियोस छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो, राइट। तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग आप कैसे कर पाओगे वो आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका डीएसए और कोडिंग स्किल्स कैसा है। ठीक है। तो ये आपका एक राउंड होता ही होता है, चाहे कंपनी कितनी भी छोटी हो, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो। ठीक है। सेकेंड राउंड जो आजकल हो रहा है वो आपका होता है एलएलडी राउंड, लो लेवल डिजाइन राउंड। ये बेसिकली आपका ये डिसाइड होता है कि एलएलडी मतलब आप कैसे कंपोनेंट्स का डिजाइन कर रहे हो, कैसे एक एक क्लास कैसे दूसरे क्लास से इंटरेक्ट करेगी। तो ये बेसिकली आपका इसके बेसिस पे आपको एक एलएलडी राउंड का सेपरेट एक इंटरव्यू ले लिया जाता है। जो थर्ड राउंड होता है वो होता है एचएलडी राउंड। ठीक है, हाई लेवल डिजाइन। तो मेजरली अगर मैं मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज की अगर बात करूं तो यही 3 स्टेप्स होते हैं, 3 टाइप के इंटरव्यूज आपके
ऑलमोस्ट यही 3 इंटरव्यूज में से कोई एक इंटरव्यूज आपको लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चाहे तो आपको एचएम राउंड ले ले, फिर उसके बाद बार रेजर राउंड ले ले, उसके अलावा चाहे तो आपका एचआर राउंड ले ले वगैरह वगैरह, बट मेजरली ये 3 राउंड्स आपके परफॉर्म होते हैं किसी भी इंटरव्यूज में, राइट। नाउ अगर आप जूनियर जूनियर हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अगर आप जूनियर हो, देन आपको डीएसएलओ राउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एलएलडी राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जूनियर के लिए डीएस से कोडिंग राउंड प्लस एलएलडी राउंड इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप सीनियर फोक्स हो, देन आपको तीनों आनी चाहिए, मतलब डीएस से तो आनी चाहिए, एलएलडी भी आनी चाहिए, उसके अलावा एचएलडी भी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी तो यू आर द पर्सन हु विल डिजाइन हाई लेवल डिजाइन फर्स्ट, देन आपके जो भी जूनियर फोक्स होंगे वो उसको एलएलडी में कन्वर्ट करेंगे और उसका फिर डायरेक्टली डीएसए वगैरह का यूज करके कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको आप 3 कैटेगरीज में मेजरली आपने डिवाइड कर दिया है। एक बोले तो डेवलपमेंट, सेकंड बोले तो एलएलडी, थर्ड बोले तो एचएलडी, ठीक है। तो ये जो एलएलडी वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपका डिजाइन पैटर्न बहुत हैवली यूज होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा डिजाइन पैटर्न कहां पे जरूरत पड़ रही है डिजाइन पैटर्न्स की। तो ये एक प्लेस है जहां पे डिजाइन पैटर्न की जरूरत पड़ती है। और इनफैक्ट अगर आप इंटरव्यू भी देते हो तो वहां पे जब आपका एलएलडी राउंड होता है तो वहां पे जो इंटरव्यूअर होता है वो यही सारी चीजें देखता है कि आप कौन कौन से डिजाइन पैटर्न अपने सोल्यूशन में यूज कर रहे हो, लेवरेज कर रहे हो, राइट। उसके बेसिस पे आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्लेलिस्ट में हम एलएलडी के ही बारे में बात करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि डिजाइन पैटर्न किसका पार्ट है? तो बेसिकली एलएलडी का पार्ट है, ठीक है। अब एलएलडी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी एक कंपोनेंट का लो लेवल डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कैसा क्लास डायग्राम होगा, एक क्लास दूसरे क्लास से कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारी की सारी चीजें हम एलएलडी में देख रहे हैं। तो मेजरली एलएलडी डिजाइन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको उप्स कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। उप्स कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको, दैट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, एलएलडी डिजाइन करने के लिए आपको डिजाइन पैटर्न्स आना चाहिए, डिजाइन पैटर्न्स आना चाहिए। एंड थर्ड, आप अपने कोड को नीट एंड क्लीन लिखो, ये आना चाहिए, नीट एंड क्लीन कोड लिखो, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीजें होती हैं जो इंटरव्यूअर आपका नोटिस करता है किसी भी एलएलडी इंटरव्यूज में, ठीक है। कि बेसिकली आप उस कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डिजाइन पैटर्न लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, आपका आपने जो कोड लिखा है वो कितना नीट एंड क्लीन है, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं लाइक सॉलिड प्रिंसिपल, और कुछ और भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो बेसिकली एलएलडी डिजाइन करते टाइम पे या डेवलपमेंट करते टाइम पे हमें फोकस करनी चाहिए, थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यही 3 चीजें आपको करनी होती हैं। नाउ जैसे आपको उप्स कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस पता है, तो इनहेरिटेंस आपको पहले पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, राइट। उसी तरह डिजाइन पैटर्न आपका एक थ्योरी पोर्शन है, इसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप अपने सोल्यूशन में डिजाइन पैटर्न्स को लगा पाओगे, इसको यूज कर पाओगे। तो आप समझ में आ गया डिजाइन पैटर्न की जरूरत कहां पड़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली इतना समझ में आ गया डिजाइन पैटर्न की जरूरत क्या पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि डिजाइन पैटर्न एक्चुअली है क्या, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन पैटर्न्स इन जावा। तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिजाइन पैटर्न, देखिए डिजाइन पैटर्न वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, एनी लैंग्वेज में आप सेम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट चूंकि इस प्लेलिस्ट के लिए मैं जो भी डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करूंगा वो जावा में करूंगा, इसलिए मैंने प्री रिक्विजिट में क्या लिखा है, बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आपको जावा में कोड लिखना आना चाहिए। ये प्रीरिक्विजिट है इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ठीक है हमें समझ में तो आ गया डिजाइन पैटर्न की जरूरत कहां है, बट एक्चुअल में डिजाइन पैटर्न है क्या। तो देखिए डिजाइन पैटर्न आपका ज्यादा कुछ नहीं है। डिजाइन पैटर्न एक्चुअली कुछ सेट ऑफ कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसका वेल प्रूव्ड सोल्यूशन है, ठीक है। अब जैसे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, तो बेसिकली हुआ क्या कि आपका जब भी आपका पास्ट में जो भी लोगों ने डेवलपमेंट किया तो कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट मेथड हो सकता है, जो कि बेस्ट टेस्टेड मेथड है, बेस्ट टेस्टेड सोल्यूशन है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक जगह कैप्चर कर दिया। एंड वही जो उन्होंने सोल्यूशन कैप्चर किया दैट इज कॉल्ड डिजाइन पैटर्न्स। तो आप ये देख सकते हो डिजाइन पैटर्न्स आर द वेल नोन या वेल प्रूव्ड सोल्यूशन ऑफ कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो ये अलग से कुछ नहीं है, आप चाहो तो आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। बट चूंकि ऑलरेडी लोगों ने सॉल्व कर रखा है तो आपको फिर से फ्रेश से दिमाग लगाने की क्यों जरूरत है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। और और जो सेम आपका रेडीमेड पीस ऑफ कोड या रेडीमेड जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट पार्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं, तो जहां पे भी आप शेयर्ड रिसोर्सेस के साथ में काम कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जहां पे आप चाहते हो कि आपको लेट सपोज आपके पास एक डीबी है, उस डीबी से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने एप्लीकेशन को
उस डीबी से कनेक्ट करना है। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, C1, C2 एंड अदर, राइट। और आपका एप्लीकेशन क्या है, इस डीबी से कनेक्ट करेगा, डेटा फेच करके लेके आएगा, राइट। तो अब आप क्या चाहोगे, हो सकता है इसमें मल्टीपल टेबल है, T1, T2, T3, हर एक टेबल से आपको डेटा लेके आना है। तो आप क्या चाहोगे, अब चूंकि ये जो है आपका डीबी, ऐसा तो है नहीं कि आपका ही एप्लीकेशन ऐप 1 इसको यूज कर रहा है, हो सकता है कोई दूसरा भी एप्लीकेशन हो, ऐप 2, जो इसी डीबी को से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये जो डीबी है आपका शेयर्ड रिसोर्स है, राइट, शेयर्ड रिसोर्स है। तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि ये जो मेरा डीबी है वो कभी भी आपका अंडर परफॉर्मेंस में ना जाए, मतलब ऐसा ना हो कि इसमें बहुत हैवी ट्रैफिक आ गया, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ गया एक बार में, राइट। तो आप ये सारी चीजें थोड़ा इंश्योर करना चाहोगे, राइट। तो जहां पे भी शेयर्ड रिसोर्सेस के साथ आप काम करते हो, आप कोशिश करते हो कि हम मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट क्यों बनाएं, मतलब फॉर एग्जांपल अपने ही कोड में, अगर फॉर एग्जांपल आपको, अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल आपको एक रिक्वेस्ट आई, आपने सोचा कि यार मुझे डीबी से कुछ डेटा फेच करना है, तो सबसे पहले डीबी से फेच डेटा करना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, देन फिर आप डेटा को गेट करोगे, जो भी डेटा आएगा उसको आप यूज कर पाओगे, राइट। तो आप अगर आप ऐसे कोड लिखते हो कि जितनी बार भी आपको रिक्वेस्ट आएगी, आप क्या करोगे, सबसे पहले डीबी से कनेक्शन बनाओगे, डेटा को रीड करोगे, देन कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करोगे, राइट। अगर ये स्टेप करते हो तो आप खुद सोचो, अगर आपका एक सेकंड में 10 रिक्वेस्ट आती है तो आप 10 टाइम्स क्या करोगे, अपने डीबी से कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, अपने डेटा को रीड करोगे, देन कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करोगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अननेसेसरी आप कनेक्शन बनाने में और कनेक्शन डिस्ट्रॉय करने में जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उधर आपका डीबी भी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा उस पर लोड पड़ रहा है। क्यों लोड पड़ रहा है, क्योंकि कनेक्शन बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए ये आया कि एक काम कर सकते हैं, ये बड़ा वेल नोन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये एप्लीकेशन जब मेरा स्टार्ट होगा उसी टाइम पे बना लेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे डीबी से एक बार कनेक्शन बना लेगा, एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा, देन जितनी बार भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी हम डायरेक्टली गेट कॉल कर लेंगे, गेट मेथड कॉल कर लेंगे कि मुझे डेटा निकाल के दे दो इस डीबी से, राइट, और अपने हम उस डेटा को यूज कर लेंगे। तो देखिए मेरा कितना इजी हो गया, अब अगर मेरे पास एक सेकंड में 10 रिक्वेस्ट भी आती है तो मुझे 10 टाइम्स कनेक्शन नहीं बनाना है, मुझे 10 टाइम्स बस गेट मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो अननेसेसरी जो मैं 9 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम में गेट कनेक्शन वगैरह स्टेब्लिश कर रहा था, वो सारी चीजें मैं सेव कर लिया, राइट, इस डिजाइन पैटर्न का यूज करके। तो ये इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाला जो डिजाइन पैटर्न है, विच इज कॉल्ड सिंगलटन पैटर्न, राइट। तो कहने का मतलब इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन में, जिसको सॉल्व ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, आपको उस सोल्यूशन को बस क्या करना है, यूज करना है अपने अपने यूज केस के लिए, ठीक है। तो जैसे आपका एक डिजाइन पैटर्न है सिंगलटन पैटर्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। तो ये समझ में आए कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल 23 डिजाइन पैटर्न्स हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल, ठीक है। तो जितने भी आपके टोटल 23 डिजाइन पैटर्न्स हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल, क्रिएशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। अब देखिए, अब नाम से ये समझ में आ रहा है, सबसे पहला है आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। क्रिएशनल मतलब कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्रिएशनल पैटर्न्स मतलब इसमें हम उस डिजाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे जहां जिसके अंदर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे, राइट। सो दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मींस कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। बात समझ में, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। क्रिएशनल पैटर्न्स, इस क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स के अंदर में जितने भी डिजाइन पैटर्न आएंगे, फॉर एग्जांपल सिंगलटन, फैक्ट्री मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, तो ये सारे के सारे जो आपके डिजाइन पैटर्न हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए सिंगलटन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है, फैक्ट्री भी इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है, इनफैक्ट बिल्डर भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारे के सारे आपके ऑलरेडी वेल प्रूव्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न समझ में आ गया, ये कैटेगरी। सिमिलरली एक और आपका कैटेगरी है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल पैटर्न मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे। स्ट्रक्चर बोले तो जो आपका क्लास है उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक क्लास के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट किसी क्लास से इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें होंगी वो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न के अंदर में रखते हो, राइट। तो वो सारे डिजाइन पैटर्न्स जो स्ट्रक्चर रिलेटेड बात करते हैं उसको हमने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न के अंदर में रखा हुआ है, जैसे एडॉप्टर हो गया, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फसाडे, प्रॉक्सी, फ्लाईवेट, राइट। तो दिस इज यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस हाउ वन क्लास इज रिलेटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न के अंदर में जितने भी डिजाइन पैटर्न्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड आपका है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, तो इसमें देखिए, इसमें बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है बिहेवियर, मतलब यहाँ पे बिहेवियर के बारे में हमें कुछ इनपुट मिलता है, मतलब बेसिकली
एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये इस डिजाइन पैटर्न में हम बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, मींस हाउ टू ऑब्जेक्ट्स विल कम्युनिकेट, राइट। तो जैसे इसमें चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इटरेटर, स्टेट, कमांड, मीडिएटर, मेमेंटो, टेम्पलेट, मेथड, विजिटर, तो ये सारे के सारे आपके डिजाइन पैटर्न हैं जो कि बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जर्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो ओवरऑल जितने भी डिजाइन पैटर्न है 23 डिजाइन पैटर्न्स, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल। और सबके सबके अंदर में जो जो डिजाइन पैटर्न्स आते हैं बाय नेम हमको समझ में आ चुका है कि किसका यूज कब करना है। ठीक है, अब इसको और डीपली डीपली समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।